अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आवाजें मुझे बंद कर दें, ठीक है। अब मैंने खुद ही बंद कर दी। सुनाए, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शजील साहब, बताएं जी, कल हमने क्या पढ़ा था? सर मैं तो अभी सो के उठा, मुझे तो अभी अल्लाह का वास्ते। बता देता हूँ क्या पढ़ा था हमने। हाँ कल हाँ। हमने कुछ तो देखा था जी कि पढ़ा था कि रेवेन्यूज बेसिकली क्या होते हैं अच्छा। एंड में। और इसके एंड अलावा वाला नहीं, हम शुरू से। शुरू से, हम्म। मैं ऑनेस्टली बताऊं मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा कल से रिकॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा आ जाए याद कि क्या क्या हमने पढ़ा है। बहरहाल बस छुट्टी करो, समझ लग गई मुझे। अच्छा, जो ये बताओ, आपका कोई सवाल था? एक तो आपको परेशानी हो जाती है, मेरी अभी फिजिकल क्लास थी, आप उधर ना रोना पिटना डाला हुआ था कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करते हो जैसे किसी बच्ची को बंदा इग्नोर करता है ना, कोई मशूका हो, उसको मैं जवाब ना दे, उसको तड़पने लग जाती है, ठीक है। तुम्हारा वही हाल है, आपको मैं थोड़ा सा जवाब ना दूं, ऐसे रोना धोना स्टार्ट कर देते हो, मुझे पर्सनली अलग, ग्रुप में अलग। और मेरा ख्याल है, शुक्र है स्टेटस नहीं लगाते हो, वरना स्टेटस भी आपने लगा देना कि सर ने मुझे जवाब नहीं दिया आज। बताओ अभी आपके क्या सवाल हैं? ज़ुएब, मेरा ख्याल है कि वो ज्वाइन करके सो गया कहीं। सर डांटने से भी नाराज हो जाता लगता है। डांटने से भी नाराज हो जाता? नहीं, इतना कच्चा नहीं है, जिद्दी बच्चा है। डांटने से नाराज नहीं तो पक्का है। सही बात है। अच्छा, अब वो गायब हुआ है। चलो, वो भाग ही गया है। वापस आएगा। उसकी आवाज नहीं आ रही होगी, बहुत चालाक आदमी, अभी वापस आएगा। अच्छा, बाकी लोग बताएं। बताएं जी, कोई क्वेश्चन है कल की क्लास में से? आई एम अज्यूमिंग देयर इज नो क्वेश्चन, ठीक है। हेलो। हाँ जी जी जी। सर, एक क्वेश्चन था सर। जी जी भाई। अच्छा सर, हमने कल पढ़ा था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा सर, इसमें ये था कि जो लीज का जो कॉन्सेप्ट है वो वाला यहाँ पे कैसे फिट इन होता है? अच्छा, लीज का कंसेप्ट कैसे फिट होता है, पहले तो मैं आपको ऑर्डिनेंस खोल के वहां से समझाऊंगा, ठीक है। जुबानी नहीं बताऊंगा आपको। मैं ओपन कर रहा हूँ ऑर्डिनेंस का जो रेलिवेंट सेक्शन है उसको। चले, स्क्रीन अपीयर हो रही है? जी सर, आगे। आधा मेरे आधा। अच्छा जी, इसमें आप पॉइंट बताएं जी, किस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सर एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था अब ताकि सेक्शन। मैं वो रेलिवेंट पॉइंट आपको बताऊं ना। सर सेक्शन 18 में पढ़ना शुरू किया था जिसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस था। अब यहाँ ठीक पे है। एक आया सेक्शन, सब सेक्शन 3 इसका। ठीक है। अच्छा, उसमें ये कहा कि बैंकिंग कंपनी जो से है वो अगर लेसर हो तो फिर जो है ना उसके लिए वो कहते हैं कि उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ना वो कंसिडर करना है, उसको अदर सोर्स इनकम में या प्रॉपर्टी में नहीं लेके जाना। तो ये एक मतलब प्रॉपर्टी में फिर ये लेसर और लेसी वाला कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे एकदम वो शटर सा हो जाता है कि क्या करना है, कहाँ पे ले जा रहा है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं ऐसे क्यों कहा है? अच्छा, मुझे अगेन जो है ना, जो आपने सेक्शन 18 का जो पॉइंट है, रेलिवेंट पॉइंट बताएं, ताकि मैं उसको डिस्कस करके आपको बताऊं। सर सब सेक्शन 3 है 18 का। 18 का 3 यहाँ पे, शाबाश, बिल्कुल सही है। क्योंकि बेसिकली अगर मैं वैसे आपको बता दूंगा ना, तो शायद वो उस तरह से मजा नहीं आएगा, जब मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप भी उस चीज को समझेंगे। ये वाली चीज ऐसे ही है। जी सर। वेयर आ लेसोर या लेसर whatsoever being a scheduled bank or an investment bank or a development finance institution or a mudarba or a leasing company has leased out any asset। देखिए, समटाइम बैंक भी आपको गाड़ियां लीज पे देते हैं, ठीक है। समटाइम आप ये कह लें कि कोई और चीज, कोई भी चीज
ये वाले इंस्टीट्यूशन, ये जो लिखे हुए हैं, ये वाले यहाँ से लेके लीजिंग कंपनी, ये यहाँ तक जितने लोगों को इसने जिक्र किया है, ठीक है, अभी 1 मिनट क्लियर कर लो। यहाँ से लेके यहाँ तक जिन लोगों को जिक्र किया, ये कहता है कि कोई भी एसेट, एनी एसेट, कोई भी एसेट ये लीज पर दें, ठीक है, चाहे उनका अपना हो या वो अपना ना हो, यानी कि उन्होंने आगे से लीज पे लेके दिया हो, लेकिन जो ठीक है। उन्होंने आपको दिया ना, तो उसका क्या होगा, shall be treated as income of the said lessor and shall be charged of tax under the head income from business। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। ये लेसर किसको बोल रहा है, ये बंदा कौन सा है, ये आगे वाले लोग हैं। कहते हैं ये लोग अगर आपको लीज पे देंगे ना, तो आपकी ये ऑब्वियसली अगर सिंपली देखें सैलरी में तो नहीं आएगा, ठीक है, कंपनियों को सैलरी वैल्यू तो नहीं होती इट सेल्फ। अगर कंपनी देखें तो कंपनी तो कहीं जॉब नहीं करती, प्रॉपर्टी में भी नहीं आएगा, ठीक है, कहता है कैपिटल गेन में भी नहीं आएगा, अदर सोर्स में भी नहीं आएगा। तो फिर उसने कहा ये वाली चीज कहाँ पे चार्ज होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेसर के हिसाब से कह रहा है। लेसर कौन है, स्केजुअल बैंक हो, इन्वेस्टमेंट बैंक हो, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोई लीजिंग कंपनी हो। अच्छा सर, अगर उनकी प्रॉपर्टी हो, वो भी तो एसेट हो गया ना, उनका प्रॉपर्टी का मतलब कोई बिल्डिंग हो, बिल्डिंग बिल्कुल आगे सही, लीज पे दे, बिल्कुल सही है, तो वो भी इधर आएगा। नहीं तो वो फिर दूसरे हेड में क्यों, प्रॉपर्टी वाले हेड में क्यों नहीं अगर जाएगा? प्रॉपर्टी है और वो रेंट पे है, फिर तो उधर जाएगा। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर वर्डिंग नहीं है। यहाँ हाँ, पे एनी एसेट एक्सेप्ट इसको लिखना चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि ये उसने उस बात तरह से प्रॉपर नहीं लिखा, ठीक है। ठीक हो लेकिन गया। आपने बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, और ये एक्सप्लेन कर देता ना, तो ये वाला मसला बनता ही ना, आप सोचते भी ना, ठीक है, ठीक है। ठीक है इसको हम सर। कहते हैं कि लॉ में ये थोड़ा सा ग्रे एरिया या डिफॉल्ट है या फॉल्ट है या कोई डिफेक्ट है, ठीक है। ये कल को फॉर द टाइम बीइंग आपके जैसा बंदा इस चीज पे अगर कोई मसला क्रिएट कर ले, तो कल को एफबीआर वाले इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी तक ये वाला उन्होंने ठीक भी नहीं किया। और जैसे आपने सोचा है, मुझे खुशी हुई है कि ये आपने बकायदा लिटिगेशन के हिसाब से इसको सोचा है। अच्छा सर, एक इससे ऊपर वाला पॉइंट है, ये वाला भी, एनी प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव बाय अ पर्सन, इससे ऊपर वाला सेक्शन, सेक्शन 2 की मैं बात जी कर रहा जी हूँ। जी 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 जी, वेयर ये वाला किधर गया, अच्छा, वेयर द पर्सन्स बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम सच इनकम shall be chargeable to tax under the head income from business and not under the head income from other sources। ये तो, ये मैं एक चीज प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ये कौन सी चीज आ गई? बता दूं, प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं सूद को। किसको, सूद। सूद को, इंटरेस्ट को, ठीक है। टैक्स की जुबान में जिसने टैक्स का कानून लिखा, उसको वर्ड इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगता था या सूद का वर्ड अच्छा नहीं लगता था, उसने कहा जी प्रॉफिट ऑन डेट। इस चीज को 1 मिनट दें जी, 1 मिनट। स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये नई एक खोली है मैंने। अच्छा जी, ये साथ ना म्यूट कर लिया करें मेरा भाई बोलने के बाद ना, ताकि मुझे डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है, बेसिकली है इस तरह से, एक होता है बंदा लोन जो लेता है, एक लोन दे रहा होता है, ठीक है। इसके लिए वर्ड होता है लोन लेने वाले के लिए बॉर्वर, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, जो दे रहा होता है लैंडर, लैंड करने वाला, ठीक है, लैंडर। अब स्टोरी क्या है कि अब इसके लिए जो लोन लेने वाला होता है, जिसने लिया होता है, इसके लिए होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसने क्योंकि सूद देना होता है तो इसके लिए खर्चा होता है। तो ये वाला बंदा लोन ले रहा है, सूद ले रहा होता है, तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट इनकम। ये आगे अच्छा जी, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट इनकम। अब कानून में ना इन दोनों चीजों की, इनकम टैक्स कानून में इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या इंटरेस्ट इनकम हो, दोनों के लिए उसने एक वर्ड यूज किया, जिसके लिए क्या वर्ड है? प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है, जब भी वर्ड आए प्रॉफिट ऑन डेट तो आपने कहना है, देखना कि क्या ये सूद दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है सेक्शन, इसमें लिखा गया है कि जब भी आपको सूद मिलेगा, सूद आप लेंगे, यानी कि आपने किसी को उधार दिया हुआ है, आप बैंक है मिसाल के तौर पे, तो आपको सूद मिल रहा होगा। अब ये नहीं कहना यार क्या सूद की बातें कर रहे हैं, तो अब मुझे तो समझाना तो है ना आपको, ठीक है, ताकि सूद भी इसलिए कह रहा हूँ आपको गंदा गंदा लगे। ठीक है, आपको अगर सूद मिल रहा है, आपसे मुराद बैंक है, बैंक को सूद मिल रहा है, तो बैंक के लिए वो कहता है, बाकी सब लोगों के लिए कहता है, बैंक के अलावा कोई भी बंदा सूद लेता है ना, उसके लिए वो क्या बनती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कहता है कि गलती से आप बैंक को भी अगर सूद मिल रहा है तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ना ले जाना, बल्कि उसको कहाँ पे ले जाना? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो उसने यहाँ पे आपको क्लियर इसलिए किया है, कहीं गलती से ये ना हो कि आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाओ। ठीक है, जिसकी वजह से इसने आपको इस सेक्शन में समझाया है कि आपको प्रॉफिट ऑन डेट को अगर आपको सूद मिल रहा हुआ तो आपने कहाँ पे लेके जाना है? आपने उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेके जाना है, ना कि अदर सोर्स में। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं लेके जाना, बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेके जाना है। ठीक है, एग्रीड? ये पढ़ लो, सर आपको समझ लग सर जाएगा। ये किसी भी मतलब अगर बैंक से भी मिल रहा हो तो तब भी इनकम फ्रॉम बिजनेस, और अगर किसी और सोर्स से मिल रहा हो तो तब भी इनकम प्लीज फ्रॉम। एक मिनट, ऐसे जब सवाल पूछते हैं नाराज नहीं होना, ये आपका ज़हन ब्रॉड करने के लिए होते हैं। मुझे ये बताओ, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सेक्शन मैंने खोला हुआ है, मेरे जी भाई, मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट के आगे लिखा हुआ है, ये बैंक वाला प्रॉफिट ऑन डेट है, ये वो किसी और बंदे वाला है, ये अंदर वाले बंदे वाला है, ये बाहर वाले बंदे वाला है, ये फलां वाला है। यहाँ पे तो एक सिंपल सा वर्ड है, प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ उसने लिखा है कि किसी वो फलां वाला हो। ये मैं वैसे कह रहा हूँ, तंज नहीं कर रहा, ये ना कहेगा यार ये तंज करने लग गए हैं। ठीक है, एक वैसे बता रहा हूँ कि आपने सोचना है कोई लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरे से कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कोई भी प्रॉफिट ऑन डेट होगा फिर, कोई भी इस्तेमाल, कोई भी। ठीक हो गया ठीक है, सर। किसी भाई को गुस्सा आया हो मुझ पे? सर एक क्वेश्चन है, जी जी, ये भी अपने प्लीज। पॉइंट नंबर 3 पे दोबारा जरा 1 मिनट ये स्लाइड लेके जाए। ज्यादा आगे चले गए। जी मेरे दोस्त, पॉइंट नंबर 3 पे आ गए। अच्छा जी सर, पॉइंट नंबर 3 में बेसिकली जब वो ये एक्सप्लेन कर रहा है जी जी कि इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट करेगा अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेट सपोज एक बैंक एक गाड़ी को लीज कर रहा है किसी भी XYZ कस्टमर को। ओके, अब जो गाड़ी या एसेट उसने ओन किया है उसकी ऑन कॉस्ट, ऑन करे या ना करे, ठीक है। ऑन करे या ना करे, लेट सपोज हम कहते हैं कि जी उसने परचेज करके आगे XYZ बंदे को लीज किया है। अब अगर उसने परचेज किया तो उसके परचेजिंग जो कॉस्ट है वो उसका एक्सपेंस ट्रीट होगा, और जो उससे आने वाली इनकम है लेसी से, जो उसकी मतलब डाउन पेमेंट या किसी भी सूरत में प्रॉफिट वो अपना रेंटल की सूरत में आया, वो इनकम है। एम आई राइट? यार तुम ऑलरेडी फनकार आदमी हो, मुझे क्या पूछना चाहते हो? मैं यही सर कंफर्म कर रहा हूँ ना कि ये जो बिल्कुल ऐसे ही बेसिकली है, बिल्कुल। परचेजिंग कॉस्ट है वो एक्सपेंस है, और जो उससे आने वाली इनकम है वो इनकम के तौर पे ट्रीट करेगा, उस पर टैक्सेबल होगी वो। मुझे आपका नहीं पता एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपकी बातों से बू आ रही है कि आप सीए सीसीए फील्ड से ताल्लुक रखने वाले कोई बंदे हैं। और इस फिर अगर उस जुबान में मैं आपको समझाऊं ना, तो ये है कि उसके जो प्रेजेंट फ्यूचर इनफ्लोज होंगे एट मार्केट इंटरेस्ट रेट, उसको आप ले लेंगे, जो आपको फ्यूचर में लीज रेंटल मिलने हैं। ठीक है, और आज ठीक है। उसकी जो बाइंग कॉस्ट होगी, उसको आप क्या करोगे? एक्सपेंस मान लोगे, जो इनकम होगी प्रेजेंट वैल्यू रेट पे, वो आपकी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एनपीवी का कंसेप्ट पढ़ा है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ा है। ये वही है, ये वही है। ओके ओके।
ठीक है मेरे फनकार दोस्त। हाँ जी, और कोई भाई बताएं जी। और बाकी लोग बस खाना पूरी खा रहे हैं। यार आकर आप क्यों खामोश क्यों रहते हो आजकल, कोई नाराजगी हो गई है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी जी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह से आपकी डिस्कशन सुन रहा हूँ बड़े ठीक है। जी जी सर, समझ आ रहा है माशाल्लाह से। अच्छा मेरा ख्याल है आप बच्चों में और भाभी में उधर उनके साथ बैठे हुए एंगेज होते हैं, लेकिन मजबूरन क्लास भी लेनी पड़ती है। चलो खैर ठीक हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने कल शुरू किया था, ठीक है। सर एक और है इसके साथ जी जी। एफ सेक्शन 21 एफ क्लॉज एफ। ओ यार 21 मैंने भी नहीं बढ़ाया, डिडक्शन नॉट अलाउड का भी नहीं बढ़ाया। आप तो बहुत स्पीड से जा रहे हो हैं। खुद ही आपने कहा सर। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा आप पढ़ रहे हो नहीं लेकिन 21 अभी बढ़ाऊंगा। असल तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है 21, सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन मैं बता देता हूँ, आप पूछ लो यार, फिर कहोगे बताया नहीं है। 21 का नहीं बताएं नहीं जी। सर वो आने दे तरतीब से, ठीक है। अच्छा अच्छा फिर सही है। लो जी मेरे कीमती दोस्त, आपको तो मैंने गलत रास्ते पे लगा दिया, आप मुश्किल मुश्किल सवाल पूछने लगे, सेक्शन पढ़ने सिखा दिए आपको हैं। अच्छा जी, हेड ऑफ इनकम, ठीक है, ये हम थर्ड हेड ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन कौन से आपके हेड्स हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ठीक है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने बढ़ाई भी थी, आपको कुछ चीज़ें बताई भी थी करने के लिए, ये वाली चीज़ें भी हमने देख ली। अब आ गया हम इस चीज़ पे, ठीक है। तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं और ये वाला सेक्शन हमें कहाँ से कहाँ तक कहे थे, 18 से लेकर 36 तक इससे सेक्शन रेलिवेंट है। और अब आपको रूल्स भी बता देते हैं, जो कनेक्टिंग जितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूल्स हैं वो भी आपको नोट करवा देता हूँ आप, ताकि सिर्फ सेक्शन तक ना रहें, आप साथ रूल्स को भी रेफर करें। अब कौन कौन से रूल्स हैं, बड़ा आसान तरीका होता है, ये भी ओपन होते हैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है मेरे भाई? मेरे प्यारे दोस्तों स्क्रीन नजर आ रही है? बस मैसेज कर दिया करो। जी सर आप। फिर एकदम से आप कहते हो यार अकेले ही पड़ी जा रहे हो, मैं तो स्क्रीन नहीं दिखा रहा। इसमें ये देखें, जैसे हमने पहले कहा था ना, सैलरी के हद से ये 3 जो आपके सब सेक्शन थे रूल से वो कनेक्टेड थे, कौन से? ये वाले, ठीक है। अब जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है इसके रेलिवेंट ये वाले रूल्स हैं, कौन कौन से? 1 2 3 4 5। एक इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की डिटेल्स देता है, सेक्शन में बताता है कि अच्छा जैसे इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर उस हद तक अलाउड होंगे, एक लिमिट तक अलाउड होंगे। लिमिट कहाँ पे लिखी हुई है? यहाँ पे लिखी हुई है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करेंगे, वैसे कहता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसका मतलब कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब इसमें यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस के बारे में कुछ बातें उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। डीकमीशनिंग सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज होती है, 1 बाय 1 हम लिंक करके थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन इन डेप्थ में आपको आपकी ड्यूटी लगाऊंगा पढ़ने को, ठीक है। तो यानी कि आपने फिर ये वाले रूल्स जो कि कितने बनते हैं 5, ये आपने नोट फरमा लेने हैं कि रूल 10 से लेके 13 तक आपके कनेक्टेड हैं किसके साथ? आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ। यानी कि जो सेक्शन आपके 18 से 36 तक हैं, इनके फिर कनेक्टिंग जो रूल्स हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। ये आपको तरीके बता रहा हूँ पढ़ने के देखने के चीजों को, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं सेक्शन पे। सबसे पहले वो एक्सप्लेन करने लगता है, मैंने आपको कहा था कि अगर 2 कौमों के दरमियान कोई चीज आ जाए तो उन 2 कौमों को आप इग्नोर करके अगली बात को पढ़ लेना। जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसे ये छोड़ के ना वैसे पढ़ोगे, तो कहता है ये नीचे लिखी हुई चीजें आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएंगी। शैल बी चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कहता है ये नीचे जो इनकम मैं डिस्कस करने लगा हूँ नीचे, ये सारी कहाँ पे आएंगी? आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आएगी। अब ये क्यों बढ़ा रहा हूँ, पोर्टल पे जाता आसानी से 2 4 उधर
छक्के मारता है, आपको कहता है ये देखो ये ऐसे होता है वैसे होता है। तो वो शायद चेस वाली बात नहीं थी। अब आपको जब इधर से कानून से पढ़ लेंगे, जब आप उधर जाएंगे, किसी को बताएंगे, कोई ओपिनियन देंगे, तो आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा। ठीक है। द फॉलोइंग इनकम ऑफ अ पर्सन फलां होती है, द प्रॉफिट और एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन द ईयर। प्रॉफिट हो या गेन हो किसके? बिजनेस के। यानी कि बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट्स आते हैं, कोई भी बिजनेस हो, यहाँ पे उसने बिजनेस नहीं कहा कौन सा, कोई भी बिजनेस हो जो कहते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो बिजनेस की इनकम किस साइड में आएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। ठीक है। आप कोई ट्रेड करें, चीजों को परचेज सेल करें, आप प्रोफेशनल सर्विसेज दें, ठीक है, या आप उससे मिलती जुलती कोई और सर्विसेज दें, ठीक है, वो आप कोई चीजों को बेचें या आप किसी सर्विसेज को दें, तो ये भी कहाँ पे आएंगी? आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर आएंगी। ठीक है। फिर उसने मजीद उसका दिल किया कि कुछ चीज़ों की वजाहत देने के बारे में, कुछ चीज़ों को समझाने के बारे में। उसने क्या समझाया? उसने कहा जी, अब इस चीज़ को पॉइंट बी को ना एक्सप्लेन कर रहा है, उसको लगता है कि इसमें कोई चीज़ें, उसको खुद लगता है ज़ाती तौर पे कि इसमें कुछ मिसिंग रह गया। कहता है फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, कहता है मैं आपका वो शक दूर कर दूं। इट इज क्लैरिफाइड, कहता है मेरी तरफ से वजाहत है दैट द इनकम ड्राइव्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो इनकम कोऑपरेटिव सोसाइटी की होती है, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी चीज़ों को बेचे या इमोल प्रॉपर्टी को बेचे या सर्विसेज को दे, ठीक है, जो अपने वो मेंबर को देती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या क्या करे? चीजों को बेचे, वो सर्विसेज को दे, या इमोल प्रॉपर्टी को सेल करे। किसको? ठीक है। ये अब यहाँ पे उसने नहीं लिखा सेल ऑफ गुड्स किसको कर रही है, इमोल प्रॉपर्टी किसको सेल कर रही है, लेकिन सर्विसेज जो है वो अपने मेंबर्स को दे रही है। इसके बारे में क्या कहता है? एंड ऑल एंड हैज ऑलवेज बीन चार्ज ऑफ टैक्स अंडर द परवियन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। ठीक है। बल्कि परवीन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस के बजाय लिख देता है ना परवीन ऑफ दिस सेक्शन, तो शायद वो ज्यादा बेहतर हो जाता। ठीक है। लेकिन अगेन वो इस सेक्शन के साथ उसने जोड़ के लिखा, तो कहता है कि वो वाली इनकम भी उसकी इधर ही आएगी। क्योंकि हो सकता है अभी मुझे इस चीज पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ना इस चीज पे लाजमी तौर पे कोई केस बना होगा। ये मैं बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं इस चीज पे कि जी कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पे कवर नहीं किया गया। ठीक है। ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो काम करती है या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की सर्विसेज इस सेक्शन में नहीं आती। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा होगा या कहीं पे इशू बना होगा, तो उन्होंने ये वजाहत कर दी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी काम करेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की इमोल प्रॉपर्टी भी बेचना वो भी यहाँ पे आ रहा है। ये आपको इस तरह लॉ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको कानूनी तौर पे पता हो। ठीक है। उसके बाद आप हायर परचेज या लीज का काम करते हैं। ठीक है। और वो किसकी हो? टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी की, वो भी यहाँ आएगा। ठीक है। The fair market value of any benefit or perks, whether convertible into money or not, derived by a person in the course or by virtue of past, present or prospective business relationship. आपने किसी बंदे के साथ कारोबारी ताल्लुक मेंटेन किया, ठीक है, और उससे आपको कोई बेनिफिट मिल गया। किसी बंदे के साथ कोई बिजनेस एग्रीमेंट किया, वो आपने पास्ट में किया हुआ था या अभी किया हुआ है या फ्यूचर में करोगे, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव। और उस बिजनेस रिलेशनशिप के बदले में आपको कोई क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। उस बेनिफिट की फेयर मार्केट वैल्यू। दोबारा से, आपने किसी बंदे के साथ बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन किया, वो पास्ट में किया था, प्रेजेंट में किया या फ्यूचर में करने जा रहे हो, उस अरेंजमेंट की वजह से, उस बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से आपको क्या मिला? बेनिफिट। उस बेनिफिट की फेयर मार्केट वैल्यू भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक है। अब इसकी ने एक छोटी सी वजाहत यहाँ पे कर दी। कहता है फॉर द पर्पज दिस क्लॉज इट इज क्लैरिफाइड दैट द वर्ड बेनिफिट, ये जो वर्ड उसने बेनिफिट लिखा था उसको लगा कि लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ पे आके एक्सप्लेन कर दिया। इंक्लूड्स, इसका मतलब यही है, इसमें शामिल है एनी बेनिफिट ड्राइव्ड बाय वे ऑफ वेवर ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट और द डेट इटसेल्फ अंडर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग पॉलिसी डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर दिस और इन एनी अदर सेम स्कीम इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इतना जालिम हो गया, कहता है कि अगर स्टेट बैंक ने कोई 2002 में कर्जे माफ किए थे, आपको शायद पता हो कि ना पता हो, जब इंटरनेशनल रिसेशन वगैरह चल रहा था, वो कैसे माफ किए थे? बैंक ने, स्टेट बैंक ने बाकी बैंकों को बोला था, एक ये डॉक्यूमेंट जारी किया ये वाला, इसके तहत कहा कि कंपनियों के कर्जे माफ कर दो। ठीक है। कितने माफ किए कितने ने किए, आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। अब बैंक जो टैक्स वाले थे ना, वो नजर जमा के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ओहो हो इनके कर्जे माफ हो गए। कहता है चाहे उसका डेट माफ हुआ, प्रॉफिट डेट सूद माफ हुआ, जो मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम। ये कर्जा माफ हुआ तो इसका मतलब है कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात हो रही है।
या फिर डेट माफ हुआ, यानी कि जो आपने पैसे देने थे वो सारे माफ हो गए, तो कहता है वो भी आपकी क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। देखा कितना जालिम है टैक्स वाला, समझ लगी है भाई? सर चलिए शाबाश। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। बड़ा सर एंड माशाल्लाह डेप्थ से पढ़ा रहे हैं आप। अच्छा, मैंने कहा ये ना एंड पे आप कहें सर अकेले ही पढ़ लिया आपने। ऐसे बड़ा लिंक अप कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मेथड से कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत है, और ये आपका भी हुस्न है कि आप इतना टाइम देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, वरना पोर्टल समझा देना मेरे लिए यकीन करें, मैं इन क्लासेस को बहुत जल्दी खत्म कर सकता हूँ, ठीक है ना? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखें जी। एनी मैनेजमेंट फी ड्राइव्ड बाय मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग, मैनेजमेंट कंपनियां क्या होती हैं, जो किसी बंदे के इनकम को या एसेट्स को मैनेज करती हैं। बेसिकली मैनेजमेंट कंपनियों के कंसेप्ट में चला जाऊं, बहुत दूर निकल जाऊंगा, लेकिन मोटा सा बता देता हूँ। एएमसी आपने सुना होगा, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, ठीक है। ये इसकी मिसाल है, बैंकों ने भी बनाई हुई हैं। ये क्या करती हैं कि ये आपसे पैसे पकड़ती हैं, वो जो मुदारबा की मिसाल नहीं आपने सुनी हुई, ठीक है, वो मुदारबा की, मुदारबा एक इस्लामिक कंसेप्ट है जिसके तहत एक बंदा अपना पैसे देता है और एक बंदा स्किल देता है। स्किल वाला बंदा पैसे वाले बंदे को यूज करता है, ठीक है, पैसे को इस्तेमाल करता है, एक बंदा स्किल को यूज करता है और वो कारोबार करते हैं। इसकी मिसाल एक मैं इस्लामी मिसाल दूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अम्मा खदीजा का सामान लेके वो शाम गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो क्योंकि आप वसल्लम के पास कोई पैसे नहीं थे, वो उनके पास स्किल थी सामान को बेचने की, ठीक है, और हमारी मतलब माँ के पास क्या था, उनके पास पैसे थे, ठीक है, तो या उनके पास वो इन्वेस्टमेंट थी। तो मुदारबा में क्या होता है कि हम लोग, एक बंदे की स्किल होती है, एक का पैसा होता है, तो जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं ना, वो क्या करती हैं, फिर एक फीस चार्ज करती हैं, ठीक है। वो मिसाल के तौर पर मुदारबा कंपनी क्या होती है, जो किसी बंदे के पैसे को यूज करके उससे मजीद पैसे बनाती है, बिजनेस करती है, ठीक है, फिर वो उसमें से अपनी फीस लेती है, ठीक है, या अपना वो कुछ ऐसे कह लें कि सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट फीस चार्ज करती है, या अपने उस काम को चलाने के लिए कहती है कि मैंने वक्त दिया है, मुझे इतने पैसे दो। तो वो जो पैसे उसको मिलते हैं मैनेजमेंट कंपनी को, वो भी कहाँ पे आते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आते हैं, उस कंपनी के लिए जो मुदारबा मैनेजमेंट फीस ले रही होती है, ठीक है। For the removal of doubt, it is clarified that income subject to taxation under section 5A, 5AA, 6, 7 and 7A shall not be charged of tax under this section। कहता है वो वाले सेक्शन जाके पढ़ लो। अब ये भाई आप पढ़िएगा, ये डिविडेंड के सेक्शन होंगे, कोई फाइनल टैक्सेशन के सेक्शन होंगे, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। चलो वैसे मैं ये आपको हाई लेवल पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है भाई, समझ लगी है? ये पॉइंट देखिए, क्लियर है। चलें जबरदस्त। 5A, 5AA, ठीक है, उसके बाद उसने 7 का बोला था, ठीक है, और उसके बाद कौन सा बोला था, ये 7B भी होना चाहिए, पर नहीं उधर उसने क्यों लिखा, लेकिन 7B के आगे फिर दो चीजें हैं, वो कंपनी है तो उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस में है, कंपनी के अलावा बैंक है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, नहीं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ठीक है। तो ये वो वाले सेक्शन है, आपने रेलिवेंट सेक्शन देख लेने हैं। इन सेक्शन की अगर इनकम होगी तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं आएगी, बल्कि कहाँ आएगी, वो आपकी फाइनल टैक्सेशन होती है, वो इन सेक्शन में लिखा होगा कि उसका क्या करना है। ठीक है जी, ये सेक्शन हो गया क्लियर। आगे सेकंड वाला पॉइंट हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कि प्रॉफिट ऑन डेट किसको कहते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं सूद को, ठीक है। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब है कि डेट और उस पे क्या प्रॉफिट, क्या मतलब, डेट होता है लोन को कहते हैं, लोन पे अगर कोई रकम, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो उसकी बात हो रही है। प्रॉफिट ऑन डेट यानी कि इनकम इस सेक्शन में क्या आ रहा है ना, बननी है, इसका मतलब ये वो पैसे नहीं जो हम दे रहे होंगे, यानी कि कानून कभी भी आपको नहीं बताएगा प्रॉफिट ऑन डेट ये लिया जा रहा है या दिया जा रहा है। आप उसकी वर्डिंग पढ़ के असेस करेंगे कि यहाँ पे वो लोन लिया जा रहा है या फिर लोन दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ सर पे
ये रीडिंग दें, क्या समझ आ रही है? दिया जा रहा है कि दिया जा रहा है? सर लिया जा रहा है, इनकम है ना, तो शाबाश शाबाश, तो बहुत चालाक आदमी निकले भाई। थैंक यू। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। तो कहता है अगर किसी को प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, ड्राइव मिल रहा है बाय अ पर्सन, पर्सन की अब डेफिनेशन क्या है वो आपने पढ़ी हुई है, सेक्शन 80, ठीक है। whether the person's business is to drive such income shall be chargeable tax under the head income from business and not under the head income from other source, ठीक है। ये यहाँ पे असल वो है, असल जो इसका है ना मेन एरिया वो ये है, जिसकी वजह से उसने कहा इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी। क्या कहा है? वेयर द पर्सन इनकम इज टू ड्राइव सच इनकम, ये इनको कह रहा है जिस बंदे का काम ही यही है सूद कमाना, ये उस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि बैंकों की बात कर रहा हूँ। कहता है बाकी लोगों की अदर सोर्स में आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि अदर सोर्स में आएगी, कहता है अदर सोर्स में नहीं जाएगी, लेकिन बाकियों के अदर सोर्स में जाती है। जब माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, वो सेक्शन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, फिर आप खुद ब खुद इंटरप्रिटेशन भी रख देंगे। अच्छा, अगर वहां पे दूसरे बंदों की है तो यहाँ पे इस बंदे की बात हो रही है, ठीक है। ये लेसन वाला सेक्शन तो हमने स्टार्ट में ही करवा दिया, ठीक है। अगली चीज, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बैंकिंग कंपनी। अब फिर अगेन ये हर बंदे की बात नहीं हो रही, बैंकिंग कंपनी की बात हो रही है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी यही होती हैं जो बैंक नहीं होती, नॉन बैंकिंग यानी कि बैंक तो नहीं होती, लेकिन ये फाइनेंस का काम ही करती हैं, रुपए पैसे का ही काम करती हैं, यानी कि इससे मिलती जुलती होती हैं। फिर छोटे लेवल का बैंक कह लें, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, हालांकि वो रिपील्ड हो गया, उसका सेक्शन 282 पढ़ लें तो उसके अंदर लिखा हुआ है, और वो ये सेक्शन रिपील्ड ऑर्डिनेंस का अभी एक्टिव है, यानी कि वो कानून खत्म हो गया, लेकिन जो नया कंपनीज एक्ट आया उसके एक सेक्शन में उसने बता दिया सेविंग में कि पुराने कानून का ये वाला सेक्शन मतरूक नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, पुराना सारा कानून खत्म, लेकिन ये वाला सेक्शन कहता है कि आप पुराने कानून से ही पढ़ना, मैं इस नए कानून में आपको नहीं दे रहा। कहता है पुराने कानून में जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा भी होता है। वेयर सच अमाउंट रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय म्यूचुअल फंड, ठीक है। कहता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ये किसकी तरफ से हो रही है? बाय अ म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड की तरफ से हो रही है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक फंड होता है, फंड कह लें, मैं आसान अल्फाज में, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, एक अकाउंट का नाम है, ठीक है। और ये म्यूचुअली जनरेट किया आता है, म्यूचुअल किसको वजह से हम कहते हैं म्यूचुअल फंड है। तो इस तरह म्यूचुअल फंड क्या होता है? जिसको डिफरेंट लोगों ने मिलकर बनाया होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। और बाय आ प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, ये अगेन वो सारी ये एनबीएफसी की बात हो रही है, ठीक है। आउट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट शैल बी चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड नॉट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कहता है एक बंदे को पैसे मिलते हैं, ठीक है, और वो पैसे बंदे का क्या नाम है? उसका नाम है बैंक, और वो कहाँ से ले रहा है? इन लोगों से ले रहा है, ठीक है, ठीक है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय आ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी को मिले या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को मिले, कहाँ से मिले? म्यूचुअल फंड से मिले, ठीक है, या फिर बैंकिंग कंपनी से नहीं मिलते तो या फिर वो उससे नहीं मिलते, म्यूचुअल फंड से नहीं मिलते तो प्राइवेट इक्विटी से मिले, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी से मिले। प्राइवेट इक्विटी क्या होती है? अगेन वो सेक्शन 282 में डिफाइन हुई है, ये चीजें इधर नहीं डिफाइन हुई। 282 किसका? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का। ये इन चीजों की डेफिनेशन क्या होती क्या है? कहाँ से ये लोग दे रहे हैं? आउट ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट। और ये लोग दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? कि इन लोगों ने लोन लिया होगा बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से। किन्होंने? प्राइवेट इक्विटी ने, वेंचर कैपिटलिस्ट ने, इन्होंने लोन लिया होगा बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, और ये प्रॉफिट ऑन डेट दे रहे होंगे किसको? उसी बैंक को या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को। तो ये शैल बी चार्ज ऑफ टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये बैंक शैंक को जो पैसे मिल रहे हैं वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएंगे। हालांकि ये वाली बात उसने ऊपर कवर कर दी थी, लेकिन पता नहीं उसका दिल क्यों किया दोबारा एक्सप्लेन करने का, उसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।
ये है चार्जिंग सेक्शन कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है। हुआ क्लियर? जी जी सर। भाईजान, यहाँ पे आप सवाल पूछें, अगर आपका यहाँ पर कोई भी सवाल है मैं जवाब देने को तैयार हूँ। मेरा ख्याल है कि आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जी पढ़ना सर, तो आगे मैंने है। चलिए। ये स्पेकुलेशन बिजनेस होता है, ये मैं आपको सट्टे का बिजनेस होता है, इसके बारे में कानून अलग से बताता है, लेकिन मैं इसको बता नहीं रहा, लेकिन हल्का सा कंसेप्ट दे देता हूँ। स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है? इसमें एक सिर्फ एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जिसलिए नहीं बता रहा, इस चीज पे ना आप लोग बड़े उलझ जाओगे, ठीक है। तो इसमें ना बस इतना याद रख लें, एक एग्रीमेंट की बेस पे आज बैठे हुए 5 फरवरी 2023 पे मैं और ये जो करार साहब है एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आपका 1 मार्च को मैं इनको कहता हूं मैं आपसे गाड़ी लूंगा होंडा सिविक 2023 मॉडल 60 लाख की। सिर्फ एक एग्रीमेंट किया है और ये कहते हैं बशार साहब मैं आपको दूंगा गाड़ी कितने की, 60 लाख की, ठीक है। जब आई 1 मार्च तो गाड़ी की कीमत होगी 65 लाख। अब मैंने इसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है करार साहब के साथ 60 लाख का। मैं इनको कहूंगा कि ऐसा करें कि मुझे 60 लाख ना दें और गाड़ी ना दें। देखें आपने मार्केट से खरीदनी है 65 लाख की गाड़ी, मेरा और आपका एग्रीमेंट है 60 लाख का। पहले आप जाके 65 लाख दोगे, ठीक है, और फिर मुझे गाड़ी दे दोगे, मैं आपको 60 लाख दूंगा, तो आपको नेट शेल में 5 लाख का लॉस होना है। तो ऐसा करो, चुप करो कि ना इस सारी चीजों को छोड़ो, आप मुझे दे दो 5 लाख रुपए। या उस दिन ये भी हो सकता है गाड़ी हो जाए 55 लाख की, ये मुझे कहें बशार साहब मैं जाके गाड़ी आपसे पहले वो 60 लाख लूंगा, 55 लाख की गाड़ी लूंगा, आपको दे दूंगा, 5 लाख मुझे मिल जाएगा, और आपने तो गाड़ी लेनी नहीं है एक्चुअल में। तो क्या करें, आप मुझे चुप करके 5 लाख दे दें, ठीक है। अल्लाह अल्लाह से खैर से आप अपने घर में अपने घर। मीन्स टू से कि इसमें जो एग्रीमेंट होता है वो एक्चुअली में आपकी सेल परचेज नहीं होती, बल्कि इसमें आपका सट्टे का बिजनेस होता है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। इसमें सेटलमेंट होती है अदरवाइज देन बाय डिलीवरी। जैसे मैंने कहा कि ये कहेंगे यार गाड़ी को छोड़ो, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं या कहूँ मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बस चुप करके इतने पैसे दे दो, जिसको हम कहते हैं ये सेटल होते हैं अदरवाइज बाय एक्चुअल डिलीवरी। अगर एक्चुअल डिलीवरी होगी तो फिर ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। क्या मतलब एक्चुअल डिलीवरी? हो सकता है ये मुझे वाकई गाड़ी दे दे और मुझे गाड़ी लेनी हो, तो अगर ये एक्चुअल मैंने ट्रांजेक्शन करनी है तो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चीजें चालनी होगी तो ये भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती है, लेकिन ये कौन सा बिजनेस होगा? स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है। ओके, सर राइट, समझ। समझ आ गई? जी सर सर। ये सर ये फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स जो सुना हुआ है हमने नाम, ये वो चीज जी होती है? जी, हाँ ये वही चीज आ गया। कितने चलाक है, ये कौन आदमी है, देखने दे मुझे। सर इतना हसन, चलाक सॉरी मैंने नाम नहीं चेंज किया हुआ, हसन नाम है मेरा। असल भाई, ये तो बहुत मकार आदमी निकले आप तो, आपको सारा पता है। ये वही चीज है। सर मैं आपकी फ्रेटर्निटी से ही हूँ ना, मैं मॉड्यूल एफ में अटेम्प्ट किया बट टैक्सी एक दफा फेल भी अच्छा किया अच्छा हूँ। जी जी। अच्छा, तभी आपको पता है, ठीक है। तो थोड़ा ये वही बहुत आइडिया, इतना नहीं, टैक्स नहीं इतना आता, बिल्कुल समझ ले, बेसिक ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वही चीज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। डिडक्शन इन कंप्यूटिंग, अब देखो उसने इनकम बता दी, कौन कौन सी इनकम। देखो इनकम पे उसका फोकस होता है, ठीक है, कि फलां चीज को भी इनकम में घुसा दो, फलां चीज को भी इनकम में घुसा दो। उससे भी ज्यादा उसका कंसर्न होता है आपके एक्सपेंसेस में, कि कौन कौन चीजें इनकम में से निकालोगे आप, या कौन कौन चीजें आपको मैनेज करने दूं। हम चलते हैं हल्का सा पोर्टल पे। ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस की टैब है ना, यहाँ पे देखो मेरे भाई, 2 तरह के आपकी इनकम को ये कैटर करता है। ये भी आपकी इनकम का टैब है, ये भी इनकम का सर टैब मेरा है। ख्याल है स्क्रीन शेयर का। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, ये मैंने सिंपल बस लॉग ओपन किया है, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, ये बिजनेस के टैब में गया हूँ, बस रिटर्न मैंने ओपन किया सिंपल, ठीक है।
अब यहाँ पे बिजनेस के टैब में गया हूँ, एक ये है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड अदर रेवेन्यूज, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सपेंसेस हैं, मैनेजमेंट फलां, ये भी एक्सपेंसेस हैं, ये अगर पिछले साल का लॉस आ रहा है तो उसके मुतालिक है, और ये बैलेंस शीट होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दो चीजें हैं ये इनकम को कैटर करती हैं, ये वाली, ठीक है। अब किस वक्त कौन सी टैब को यूज करना है ये आपको बताते हैं। एक ये वाली चीज है, ये वाली। अगर आप काम करते होंगे मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को बनाते हैं, या फिर ट्रेडिंग करते हैं चीजों को लेके बेचते हैं, तो फिर तो ये आएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा आप कोई काम करते हैं, जैसे हमने उधर पढ़ा था, हो आवाज बंद करें भाई। अगर आप काम करते हैं किसका, इन दोनों चीजों के अलावा, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करते, ट्रेडिंग भी नहीं करते, और आपकी इनकम आती है और आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी और वो यहाँ पे वो आ रही है, फिर वो आएगी अदर रेवेन्यू को। क्या मतलब अदर रेवेन्यू के, आपने करना क्या मेरे भाई, यहाँ पे अदर रेवेन्यू पे आएंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये आप देखें, एक ये मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए ये है एंड ट्रेडिंग वालों के लिए, या फिर ये होगा। दोनों ऐसा नहीं हो सकता दोनों एक ही वक्त पे एप्लीकेबल हो, नॉर्मली हो भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। अगर आपको शेयर फ्रॉम एओपी आता है तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है। इसमें बल्कि हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। अगर हम इस पे गए, फर्स्ट वाले पे, इसमें कहता है, ये वाला तो आपको बताया ना, ये मेन एडिंग होती है, इसमें तो उंगली नहीं देते होते ना, इसको हम छेड़ते भी नहीं। ये जो ग्रे होती हैं ये कॉलम, इनको नहीं छेड़ते होते, हम छेड़ भी नहीं सकते। अब उल्टे हो जाए इनमें कुछ भी नहीं आप लिख सकते, ठीक है। आपका काम होता है ये जो व्हाइट व्हाइट है ये वाली चीजें, ठीक है। तो ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ग्रॉस रेवेन्यू कहता है जो आप काम चीजें बनाते हो या चीजें ट्रेड करते हो उससे आपको पैसे मिल कितने रहे। कहता है लेकिन एक चीज याद रखना, जो आपको कोई सेल टैक्स मिल रहा है या फेडरल एक्साइज ड्यूटी मिल रही है, ये आपकी रेवेन्यू में नहीं आएगी, बल्कि ये तो गवर्नमेंट की होती है, तो फिर ये आपकी रेवेन्यू में से निकल जाएगी। देखो खुद ही कितना अच्छा, उसने खुद ही बता दिया कि ये चीजें आपके रेवेन्यू का हिस्सा नहीं होती, ठीक है। फिर कहता है अगर आपने चीजें बेचने के लिए कोई कमीशन के लिए लड़का या लड़की कोई भी बैठाया हुआ है, जैसे प्रॉपर्टी वाले लोगों ने बैठाए होते हैं, तो उसका कोई कमीशन है वो भी निकाल देना है, डिस्काउंट है वो भी निकाल दो, किसी को ब्रोकरेज पे की वो भी निकाल दो। अगर आपका कोई, समझो आप एसी बेचते हैं, तो एसी बेचने के लिए अगले बंदे के घर एसी पहुंचाना होता है, तो जो उसका किराया लगता है जाने का वो भी निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो वाले खर्चे निकाल दो जो चीजों को बेचने पे या चीजों को सेल करने पे है, ठीक है। ये उस वक्त ये वाला टैब यूज करोगे जब आप चीजों को या तो बनाते हो या फिर ट्रेड करते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये वाले अगला कॉलम जो है ना, ये जब दोनों का टोटल कर लोगे, अभी आपको टोटल करके दिखाते हैं मिसाल के तौर पे। मैं कहता हूँ मैंने चीजें 1 लाख की सेल की, ठीक है, और मैंने वो जो कमीशन के लिए बंदा रखा हुआ है उसको 10,000 पे किया, तो कानून कहता है कि आपकी जो फिर इनकम है वो कितनी बन गई, नेट रेवेन्यू कितना बनता है, नेट रेवेन्यू कानून कहता है आपका नेट रेवेन्यू बनता है 90,000 रुपए, ठीक है। एग्री। सर इससे जो नेक्स्ट कॉलम है जहां पे लिखा हुआ अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस जगह पे ये क्या चीज आ रही होती है? अच्छा, समटाइम ये होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पूरी रिटर्न के अंदर ये वाला कॉलम याद कर लें। अगर कोई ऐसी इनकम है, मैं मिसाल देता हूँ, एक ऐसी इनकम है, कुछ ऐसी इनकम है वो या कुछ ऐसी सेल्स हैं जिस पे टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। एक कंपनी है, ये आवाज बंद कर लें प्लीज। एक ऐसी कंपनी है जो चीजें बेचती है, लेट्स सपोज किसी फ्री टैक्स जोन में। फ्री टैक्स जोन क्या होता है, जहाँ पे टैक्स नहीं लगता। गवर्नमेंट कहती है कि मुझे आपके अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में तो पूरा 1 लाख आ रहा है, लेकिन 1 लाख में से 50,000 पे आपने टैक्स नहीं देना। अगर हम इस इधर सिर्फ 50,000 यहाँ पे लिख देंगे ना, तो हम गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि कानूनन हमें, ऑब्वियसली हमारे बैंक में लाख आ रहा है तो हमें लाख उनको शो करने चाहिए, लेकिन 50 पे टैक्स नहीं देना, तो हम 50 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर देंगे। अभी लिख के दिखाता हूँ, ठीक। 50 पे एग्जाम्प्ट कर देंगे, यहाँ लाख लिखेंगे, तो यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट आएगी वो 50 आएगी। बेसिकली ये वाला जो कॉलम होता है ना, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखे ना, तो ये होता है, यहाँ पे करते हैं 1, 2 और यहाँ पे 3। समझो कि ये, आप ये कह लो कि अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 30 आना चाहिए। ये इस तरह से चल रहा होता है
कि ये वाला कॉलम टोटल होता है, ये वाले कॉलम का एंड ये वाले कॉलम का, इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को, तो ये वाला कॉलम बनता है। तो हम चल इधर से रहे होते हैं, तो यानी कि आप ये कहें कि यहाँ पे 50,000 लिख दिया, 50,000 यहाँ पे बन जाएगा, टोटल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। तो सर ये जो अजम्प्ट अमाउंट होगी इसका कोई एविडेंस पास होना चाहिए, ये क्या जी जी अगर जी जी, किसी किसी वजह से होगी ना, ऐसे तो नहीं ना आप एग्जाम्पल लिख दें मेरे प्यारे दोस्त। ये देखो ना, आप लेट्स सपोज यहाँ पे अगर 50,000 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 50,000 हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे 90 आ रहा था, ठीक है, 90 में से वो कहता है 50,000 एग्जाम्प्ट है, तो 40,000 टैक्सेबल है। ठीक है, यहाँ पे वो उसने असल ग्रॉस रेवेन्यू शो किया। यहाँ पे देखें 1 लाख में से 50,000 एग्जाम्प्ट है, 50,000 टैक्सेबल है, तो ये वाला जो लाख आ रहा है बन के, हम नॉर्मली देख इस साइड से रहे होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली होता ये है, इन दोनों को जमा करके ये बन रहा है। ठीक, एग्रीड। पूरी रिटर्न में ऐसे है, पूरी रिटर्न से मतलब प्रॉपर्टी में भी, एम्प्लॉयमेंट में जो कहता है ना इतनी अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगी, कि आप डिफरेंट सेक्शन में पढ़ेंगे, तो इसी तरह नॉर्मली हम एग्जाम्प्ट कर रहे होते हैं कुछ सेक्शन में, और कुछ सेक्शन में कुछ और तरीके, लेकिन नॉर्मली यही तरीका यूज हो रहा था जो भी हम मैंने किया। ठीक है ठीक है सर। जी भाई, किसी और बंदे का सवाल है कोई, या आगे बढ़ो? बाबर बिलाल साहब। अच्छा सर, ये जो सेल्स टैक्स वगैरह लिखा हुआ है ये एग्जाम्प्ट में लिख सकते हैं, ये वाला मतलब सेल्स टैक्स और नहीं फ्रेट ना मेरे वगैरह ये? भाई, नहीं ना, ये तो आप सेल टैक्स रिटर्न में जाके उसको अलग से उसकी रिटर्न जाती है, उसको यहाँ पे ये तो समझा रहा है, कहता है बंदे का पुत्र बन के उसको वहां पे लिखना, यहाँ ना लिखना। ठीक हो गया। ठीक है, उसको सेल टैक्स रिटर्न उसने इसलिए तो बनाई है। अच्छा जी, ये आपका सिर्फ इतना सेक्शन है इनकम का, ये आगे खर्चों वाला हिस्सा आ गया, यहाँ से आ गया। What will be the treatment or rebate? What will be the treatment or rebate, refund of sale tax? जाने यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है will be treated as income from business? ये सूब भाई शर्मिंदा कर देते हैं कसम से, करके मुझे आता है कि आप सोचते ही नहीं है शायद। हमने जो इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन पढ़े, हमने कहा ये चीजें इनकम फ्रॉम बिजनेस में आती हैं, क्या उसमें एक पॉइंट भी हमने पढ़ा कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस बनती है? मुझे समझाएं। ये कोई गुस्से से नहीं, कोई किसी वजह से नहीं, मतलब मैं वैसे सोचना चाह रहा हूँ कि आप सोचें, क्या वहां पे एक भी पॉइंट था कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस बनेगी? यसूफ भाई, मेरा सवाल आपसे है, तो मेरी जान क्यों आप इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेके जाना चाह रहे हैं, वजह क्या है? जुबैदा, आप टाइप करके बताएं, आप इतनी क्लासेस क्यों मिस कर रही थी? आप आज आई हैं, तो क्या नाम है उसका, क्या पिछली आपने रिकॉर्डिंग ली है नहीं ली, क्या स्टेटस है आपका, मुझे काइंडली अपडेट करें। रिफंड को कहीं रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो तो आपकी एक्स्ट्रा पे की हुई अमाउंट ही आपको वापस मिल रही होती है। वो तो आपके, ऐसे समझो कि गवर्नमेंट के खजाने में एक्स्ट्रा पैसे चले जाते हैं, तो आपकी इनकम नहीं बनती ना आपका एक्सपेंस बनती है, बल्कि कोई रिपोर्टिंग नहीं होती। अच्छा जी, आपके एक्सपेंसेस पे आ गए हम लोग। ठीक है, एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपने लिखना है, जो चीज़ें आप सेल करते हैं। क्या मिसाल के तौर पे अगर इस साल मैं काम कर रहा हूँ, चीज़ों को बेचता हूँ, जब 30 जून आएगा कुछ चीज़ें बची हुई मेरे पास होंगी, जो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कहाँ पे हम लिखते होते हैं? पिछली रिटर्न को खोलना, यहाँ पे जाना, जब आप पिछली रिटर्न को खोलेंगे, सबमिटेड रिटर्न को, सबमिटेड रिटर्न भी ऐसे ही खुलती है जैसे ये आ रही है, इसमें ये। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी लास्ट क्लास मिस हुई थी, मैंने बिजी थी, सॉरी। आप रिकॉर्डिंग प्लीज लिया करें, रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे अपीयर होती है, लाजमी अटेंड किया करें। ये देखें जी, ये वाला जो बिजनेस एसेट्स एंड इक्विटी लायबिलिटीज, ये वाला जो सेक्शन है, कभी भी जिस साल के हम रिटर्न फाइल करते हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है हम यहाँ पे लिखते हैं। ये आपको दिखाता हूँ जी, ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पिछले साल की रिटर्न आप खोलेंगे ना, तो यहाँ पे पिछले साल के रिटर्न में
ये आ रहा है जी स्टॉक स्पेस फला चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा होता है पिछले साल का क्लोजिंग होगा तो फिर वो इस साल का ओपनिंग बनेगा, ठीक है, ओके। तो ये वाला कहता है कि अगर पिछले साल का कोई बचा खुचा माल, ये ऐसा ही मिसाल है जैसे एक फ्रूट वाला, आज उसने सारा दिन चीजें बेची, फ्रूट बेचा, अब शाम को वो घर जाएगा तो कुछ फ्रूट उसका बच गया होगा जो वो कल लेके आएगा, ठीक है, सुबह जब वो बिजनेस शुरू करेगा तो वो कहेगा मेरे पास इतना ओपनिंग स्टॉक था, तो पिछले साल आपकी जो क्लोजिंग की चीजें बची हुई थी तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर नई चीजें आपने कितने की खरीदी। अब ये ना कहिएगा कि हमें बता दें कि ये ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में फर्क क्या होता है, उम्मीद तो है आपको पता होगा। आपने अगर कोई स्टाफ रखा हुआ है बेचने के लिए, उसकी कितनी कितनी सैलरी वगैरह है, वो कितनी है। फ्यूल, अगर आपने कोई जनरेटर सेंटर रखा हुआ, उस पर कोई खर्चा आया, ठीक है। ये पावर कहते हैं बिजली को, बिजली के कितने खर्चे आए, ठीक है। आपका अगर कोई गैस के खर्चे आए वो कितने आए, ठीक है। ये आपने जो चीजें बनाई हैं उनके मतलब खर्चे या तो पूछ रहा है, या फिर जब आप चीजें बेच रहे थे उन चीजों को बेचने पे जो खर्चे आए ये उनकी डिटेल्स हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपने कोई रिपेयर वगैरह करवाई है, ठीक है, स्टोर एंड स्पेयर्स भी कहते हैं, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं आपकी, छोटी छोटी चीजें स्टोर एंड स्पेयर्स कह लें कि कोई मैनुअल खर्चे, ठीक है। रिपेयर, आपका प्लांट जो जिस पे चीजें बनती हैं उसकी आपने रिपेयर करवाई है, ठीक है, वो अगर इन खर्चों में कोई खर्चा नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं आ रहा इसमें किस में आता है, तो आप अदर डायरेक्ट में डाल सकते हैं। अच्छा, इससे एक चीज की आपको ना इस हेड का बेनिफिट बताऊं, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन मेरी नजर में फायदे ज्यादा नुकसान कम है। अगर आपको कल को है किसी बंदे की रिटर्न बनानी है ना, अगर आपने चीजें वन बाय लिख दी, वन बाय वन कि ये वाला खर्चा है, ये वाला खर्चा है, ये वाला खर्चा है, तो कल को आपको हर एक खर्चे का एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब ऑडिट खुलेगा, और हर बंदे का ऑडिट नहीं खुलता, ठीक है। और खुल गया तो आपको वन बाय वन जो जो आपने यहाँ पे खर्चे लिखे होंगे उनके आप वो उसको डिटेल्स देंगे। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने सारे खर्चे अदर इनडायरेक्ट में डाल दिए यहाँ पे, तो आपको जो नोटिस आएगा ना अगर ऑडिट खुल गया, तो वो कहेगा मुझे इसकी डिटेल्स दो, ये खर्चे आपने कहाँ कहाँ एंड कहाँ पे किए हैं, ठीक है। हमें उसको डिटेल्स देनी होगी, ठीक है। यानी कि वो फिर बजाय कि आपको ये पूछने के अच्छा इस चीज पे इतना टैक्स था, वो कितना काटा या नहीं काटा, तो वो कहेगा यार मुझे बताओ ये खर्चे हुए कहाँ पे हैं, इस पे इस पे इस पे, तो आपसे डिटेल्स मांगेगा। कल को आप अपनी मर्जी से एविडेंस वगैरह बना लेना, ठीक है। समटाइम ये रिकॉर्डेड चीजें हैं, बड़ी ध्यान से। और समटाइम ये भी होता है कि असूली तौर पे आप तो काम वो साफ सुथरा करें कि आपके पास ये सारे एविडेंस हों, आपको ये कोई दो नंबरी करनी ना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर कुछ दो नंबरी करनी है तो आपने फिर अदर इनडायरेक्ट में ये चीजें डालनी है, ठीक है। समझ लगी ये वाली बात। हेलो। अच्छा सर, ये तो मतलब हो गया बिजनेस हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखें, अब बिजनेसेस में मोस्टली तो जो है ना ऑडिट रिपोर्ट होती है, वहां से देख के तो आप ये चीजें लिख लेते हैं। अदरवाइज अगर जो जिस तरह सोल प्रोपराइटर होता है या कोई और इंडिविजुअल होगा, तो उसका तो फिर मतलब जो मर्जी आप यहाँ पे बना लें तो वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका वही बनाना है, लेकिन कंपनी के तो ऑब्वियसली जो आप कह रहे हैं कंपनी तो लाजमी तौर पे वो चलती है उस पे ना मेरी जान, ये फाइनेंशियल के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना, लाजमी तौर पे वो तो फाइनेंशियल के साथ चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर। जी भाईजान, किसी और का सवाल। सर ये अभी जो इन्होंने पूछा है, ये सिर्फ मैं अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ कि ये कोई लॉ में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ये जो फिगर्स हम डाल रहे हैं कंपनी के लिए, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही में से आनी चाहिए। जी मेरी जान, लॉ में लिखा हुआ है कि आपकी जो रिटर्न होगी, बिजनेस रिटर्न होगी, वो सेकंड बाय या वो लाजमी तौर पे उसके साथ अटैच होंगे आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कंपनी के कभी रिटर्न फाइल ही नहीं होती बगैर फाइनेंशियल के। वो अलग बात है कि आप खाली चाहे सफा लगा दें, ठीक है, तो वो सबमिट हो जाती है, लेकिन असूली तौर पे कानूनी तौर पे जो सही वाला तरीका है वो ये है कि आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा, किसको, फाइनेंशियल को। और राइट आम फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल वो वाली जो ऑडिटेड होंगी, ठीक है। राइट। ये आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन यहाँ से अब बनता है, लाइक हम लोग जिस तरह ये अब ये पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मतलब टैक्सेशन एंड से। अब
हम लोग जिस तरह मतलब सीए नहीं हो सकते और ऑडिट नहीं कर सकते, बाकी चीजें नहीं कर सकते, तो वो उस सूरत में हम लोग मतलब कंपनीज हमारे पास आ सकती हैं कोई ना कोई। अक्सर तो यही होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो बोले फिर ऑडिट फर्म को ही कह रही होती हैं कि वही हमारा टैक्सेशन वाला भी कर रहा है। नहीं, वो आ सकती है। कहाँ पे मना किया गया कि फलां वाला बंदा टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अच्छा, कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। और ये है कि आप ये कह लीजिए कि आपकी कॉम्पिटेंस है, लोग इतनी फर्में खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट की फर्म खोल के बैठे हुए हैं, वो कोई काम शाम नहीं करते, ठीक है। तो मतलब ये कह लें कि उनकी पास कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने इतनी अपनी पहचान बनाई होती है कि अल्लाह आपका भला करे, आप देख के खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं यार क्या इस बंदे की कॉम्पिटेंस है, कोई डिग्री शिग्री भी नहीं है। आईटी वाले बंदे आजकल देख लें, यही है, हम्म, समझ रहे हैं? ठीक है सर। तो इस तरह से है। तो लेकिन नॉर्मली लोग पसंद करते हैं उनको काम देना ना, ठीक है। अच्छा जी। जी, और ज़ुहैब साहब, मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको एड्रेस किया था, शायद आप नींद कर रहे थे या सो रहे थे, कुछ सवाल पूछे थे मैंने आपसे कि आपको खुजली हो रही थी, वो मैंने बातें की, आप जल्दी से लॉग आउट करके भाग गए, फिर भाग गए। अच्छा, वाकई भाग गए? हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। ज़ुहैब फिर भाग गए? ठीक ठाक। हम्म, अरे मेरा ख्याल है उसके ना इंटरनेट का कोई मसला है, वो जो मुझे अपेरेंटली लग रहा है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगली बात ये है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने बताया कि इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, और क्या फ़ायदा है और क्या नहीं है, आपको समझ लग गई? या फ़ायदे के अलावा अगर आपको समझ नहीं आ रही कि खर्चा इसमें से किसी में नहीं बनता, तो किस में बनता है, तो फिर आपका अदर डायरेक्ट में आप डाल सकते हैं, ठीक है? देन आपका अकाउंटिंग अमोर्टाइज़ेशन। अब अमोर्टाइज़ेशन क्या होती है, ये आपको बता देता हूँ। एक होते हैं इंटेंजिबल्स। इंटेंजिबल्स इंटेंजिबल्स क्या होते हैं? जिन चीज़ों की कोई आप ये कह लीजिए बाकायदा, मिसाल के तौर पे कोई फिज़िकल सब्सटेंस ना हो, लेकिन ना वो आपको लाइसेंस मिलता हो उन चीज़ों का। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दूँगा कि किन चीज़ों का लाइसेंस मिलता है। आपको लाइसेंस मिलता है, जैसे हम लोगों ने ज़ूम का लाइसेंस लिया हुआ है। मैं 3 साल का लाइसेंस ले लेता हूँ, उसकी मैंने कुछ 4 लाख रुपए पेमेंट की, ठीक है। अब 4 साल के लिए मैंने कुछ 3 लाख पेमेंट की, तो ये मेरा खर्चा फिर 1 साल का नहीं है। टैक्स के कानून के मुताबिक, अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक अगर 1 साल ही बुक कर लूँगा तो मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। कैश बेसिस फॉलो करूँ तो फिर तो एक दफ़ा लिख लूँ, लेकिन असूली तौर पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बल्कि इसको अगर 4 साल के लिए पे किया है तो मैं क्या करूँगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 4 करके इसको रिकॉर्ड करूँगा कितने सालों पे? तकरीबन 75,000 जो भी अमाउंट बनेगी, ठीक है। ये मैं 4 साल बुक करूँगा। तो ये अकाउंटिंग अमोर्टाइज़ेशन होती है इंटेंजिबल्स की। ज़ूम का लाइसेंस है, विंडो है, ठीक है। इस तरह से आपका सपोज़ करें पिस्टल वगैरह का लाइसेंस है, इस तरह की चीज़ें, आपके सिक्योरिटी गार्ड को पिस्टल का लाइसेंस लेके दिया हुआ है, जो 2 साल के लिए है। तो ऐसी चीज़ों के जो खर्चे होते हैं, उनको कहते हैं मतलब अमोर्टाइज़ेशन। मतलब अमोर्टाइज़ेशन उस जो हिस्सा बन के आ रहा है ना, एक खर्चे का, कहते हैं कि इतनी चीज़ की, फलाँ एक्सपेंस की या फलाँ खर्चे की इतनी अमोर्टाइज़ेशन हो गई है, ठीक है। तो बात समझ लगी कि नहीं? जी सर, लगे। उसके बाद एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज़ेशन आपस में बहन भाई हैं। अमोर्टाइज़ेशन होती है इंटेंजिबल्स की और डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल्स की। जैसे मैंने लैपटॉप लिया हुआ है, मुझे पता है लैपटॉप ने चलना है 2 साल, ठीक है? मैंने 5 लाख का लैपटॉप ले लिया। अब उसका मुझे क्या करना चाहिए कि मैं 2.5 साल, और जो 2.5 लाख है इस साल उसको एक्सपेंस बुक करूँ और 2.5 लाख अगले साल बुक करूँ। तो वो वाला भी मेरा खर्चा टैक्स में माइनस करने की मुझे इजाज़त है, ठीक है? फिर अगर क्लोजिंग स्टॉक बच गया, एक तो मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में आता है और एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आता है।
तो ये सारे आपने कॉलम फिल करने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी। सर ये स्टोर्स एंड स्पेस, यही क्या चीज आ रही थी इधर? स्टोर एंड स्पेस आप ये कह लें कि ये छोटे छोटे खर्चे हैं आपके। स्टोर एंड स्पेस से मुराद ये होता है कि ऑफिस में आप कह लें छोटी छोटी मोटी चीजें आप मंगवा लें, जिसका आप ये कह नहीं सकते यार 2 साल के लिए खर्चा है या मेरा 3 साल के लिए। आप कहते हैं यार ये छोटा सा खर्चा है, इसको मैं क्या बुक करूँ ना, ठीक है। ये आपके नॉर्मली रेलिवेंट भी नहीं होंगे आपके किसी केस में। जो भी आप रिटर्न बनाएंगे शायद ही आपको मिले, और ये कंपनी के केस में मिलेगा, और कंपनी में भी उसके एसेट्स में मिलेगा। अगर आपको उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिले तो ठीक है, अदरवाइज आप ही मिले ये वाली चीज आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक। छोड़ दें इसको। ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इस पे मैं फायदा कम नुकसान ज्यादा समझता हूँ, इस पे मैं बोलता रहूँ 20 मिनट समझाऊं और फिर 20 मिनट ज़ाया कर दूं, ठीक है। और उसकी एट द एंड कोई वक़्त भी ना हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे आगे अदर रेवेन्यू, ये उन कंपनियों के लिए आएगा जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग के अलावा कोई और काम करती हैं, ठीक है। अदर रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती हैं? नंबर 1, ये जैसे वकील लोग हैं, वकील वगैरह काम करते हैं, ठीक है। तो वो लोग टेक्निकल सर्विसेज वगैरह जो देते हैं, जो फीस लेते हैं, उसको कहते हैं टेक्निकल फी, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। अगर वकील ये काम करेंगे, ठीक है, तो उनको जो पैसे मिलेंगे हम कहेंगे कि उन्होंने कौन सी फीस रिसीव की है, फी फॉर टेक्निकल या प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। ओके, एक तो ये चीज हो सकती है। सम टाइम आप कोई एसेट सेल करें, मैं मिसाल देता हूँ, मैंने लाइसेंस कोई लिया हुआ था जूम का, मैंने बाय किया 2 लाख का। उसके बाद मुझे किसी ने कहा यार आप, मैंने बिजनेस के लिया था, डॉलर रेट बढ़ा, अचानक से मेरे लिए वो काम का भी नहीं रहा जूम, सपोज करें, तो मैंने उसको किसी बंदे को 2.5 लाख का सेल कर दिया, 2 लाख का बाय किया, 2.5 लाख का सेल कर दिया, तो मुझे 50,000 हो गया गेन। इसको कहते हैं अकाउंटिंग गेन। और ये वाली चीज चाहे मैं ट्रेडिंग करता हूँ या मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, उससे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए ये भी एक इनकम बन रही है 50,000 की, तो 50,000 भी यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल, ठीक है। और ये हर सूरत में नहीं आएगा, मैं तो आपको वैसे एक पोर्टल का एक कॉलम समझा रहा हूँ, हर केस में ये वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है। आप कहेंगे फिर आप क्यों बढ़ा रहे हैं भाई, कल को आ गया कुछ सिनेरियो तो आप कहेंगे यार हमें तो बताया नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई और एसेट इंटेंजिबल के अलावा कोई भी चीज सेल कर दी, आपको गेन आ गया। गेन कैसे होता है? गेन होता है कि आपने चीज सेल कितने की, बाय कितने की थी। सेल मैंने की 200 रुपए की, बाय की थी 100 रुपए की, तो ये जो मुझे 100 रुपए बच गया, प्रॉफिट आ गया, इसको हम कहते हैं टैक्स की जुबान में गेन, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछूं? यार तुम भाग जाते हो फिर दरमियान में बात करते करते हैं। जी मुझे कह रहे हैं कुछ सर? आपको ही कह रहा हूँ। सॉरी नहीं, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, क्या कह रहे हैं सर? जी क्वेश्चन पूछो। सर ये अकाउंटिंग गेन आप जिस तरह कह रहे हैं, ये तो रियलाइज्ड गेन हुआ कि एक्चुअली डिस्पोजल के ऊपर कैश यानी कि बेनिफिट हुआ, 100 का एसेट था और 150 का पे किया। अकाउंटिंग गेन से मुराद अनरियलाइज्ड गेन नहीं है यहाँ पे? नहीं मैं नहीं अपनी नहीं लर्निंग नहीं 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 नहीं, मेरे जहाँ अच्छा, टैक्स ये में सारी वैल्यूएशन गेन होती है। टैक्स की जुबान में कोई भी नोशनल इनकम एंड एक्सपेंस अच्छा, रिकॉर्ड नहीं किया थी, बिल्कुल रियलाइज्ड होती है, अनरियलाइज्ड नहीं होती थी। सही होगा। थैंक यू। थैंक यू। अगर यहाँ से के अलावा कोई भी आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी इनकम आई है, कोई आपको पैसे आ गए हैं, आप बहुत अच्छे ईमानदार आदमी, आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार फाइनेंशियल में भी रिकॉर्डेड है, यानी कि आप बड़े ईमानदार किस्म के आदमी हैं, नेक आदमी हैं, तो या कोई अगला बंदा नेक है, आप उसकी रिटर्न बना रहे हैं, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही कि किस में आएंगे, कहीं भी नहीं समझ आ रही, तो ये अदर्स में डाल दो, उस बंदे को पैसे मिले हुए हैं, ठीक है। अगर एक बंदे को एओपी से प्रॉफिट आता है, ठीक है, वो भी अदर्स में आएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन से किसी बंदे को कोई हिस्सा आता है, और वो ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन से जो टैक्स नहीं देती, यानी किसी बंदे ने कहीं पार्टनरशिप की हुई है और पार्टनरशिप ने टैक्स नहीं पे किया, उससे आपको पैसे आ गए, तो वो भी आपकी अदर सोर्स इनकम है। ये भी हो सकता है ना, कोई कंपनी या कोई बंदा किसी पार्टनरशिप में वो पार्टनर हो, तो वहां जो पैसे आते हैं वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में अदर रेवेन्यू में आके वो भी रिपोर्ट किया है, ठीक है। गेन बाय बिल्डर डेवलपर इन एक्सेस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ टैक्सेबिलिटी अंडर रूल
6 ऑफ 11 शेड्यूल। ये वाली बात आपके लिए नहीं है, ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए है, इसको आप देखिएगा भी नहीं, ठीक है। और किसी बंदे को बिल्कुल खुजली हो, उसका दिल करे, तो वो 11 शेड्यूल को खोले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, ठीक है। उसका फिर रूल 6 पढ़े, ठीक है। और उसको पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा कि वहां से जो इनकम आती है वो भी यहाँ पे आती है। ये बड़ा स्पेसिफिक टैक्स ट्रीटमेंट है, ये हर बंदे के लिए नहीं होगा, जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए करेगा। और इतना बड़ा बिल्डर्स एंड डेवलपर आप लोग के पास आएगा भी नहीं, ठीक है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपका फिर भी दिल करेगा, जिस बंदे ने इंडिविजुअली पढ़ना हुआ पढ़ ले, फिर मुझसे पूछ ले, मैं बिल्कुल बताऊंगा। अगेन आप किसी पार्टनरशिप का हिस्सा हैं और वो पार्टनरशिप क्या करती है, वो टैक्स देती है, टैक्स देने वाली, ये टैक्स ना देने वाली पार्टनरशिप है और ये टैक्स देने वाली पार्टनरशिप है। ना देने वाली से प्रॉफिट आया तो यहाँ पे लिखो, और देने वाले से आया तो यहाँ पे लिखो, ठीक है। ओके, हाँ जी भाईजान बताएं। बिल्कुल खामोशी का समय है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सारे लोग सो गए हैं। सर एक सिचुएशन है, लेकिन जी जी। एक सैलरीड ऐसे लेट्स से डॉक्टर है, जिस तरह डॉक्टर काम कर रहे होते हैं किसी हॉस्पिटल में, उधर से सैलरी आ रही है, आ गई और है। फिर उसके बाद उनसे ना वो एक और जगह पे काम कर रहे हैं, जहां से उनको उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उनका से 10% उनका काट के, या 7.5% जो भी काट के, तो उनका वो जिनसे वो काट के उनका, अब वो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो वो वाला हिस्सा आएगा, या उनका सैलरी में ही ये ऐड नहीं होना नहीं, चाहिए? सैलरी में नहीं, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता होता है। कानून ना उसको कहता है उसको आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में लेके जाएं, ठीक है, वो और उसको सर इधर नहीं लेके। और वो 153 में उनका मतलब वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल, एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली वो मैं आपको बताता हूँ, उसकी बेसिकली जो टैक्स उसका उसको सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे लेते हैं, और वो इसमें कवर हो जाता है यहाँ पे प्रोफेशनल में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो प्रोफेशनल है उसमें वो कवर होता है, यहाँ पे आप उसको चार्ज करते हो, ठीक है, वो सैलरी में नहीं आता, ठीक है। तो सर इनके ये अजम्प्ट अमाउंट में कुछ लिखा जा सकता है जो उनका डिडक्ट हुआ होगा, या नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? वो नीचे मैं बताऊंगा आपको जब टैक्स में आएंगे, ठीक है। वो आपको बताऊंगा, जो टैक्स कटा होगा मैं साथ या बता भी देता हूँ। वो मेरे भाई ओके। टैक्स चार्ज और पेमेंट में आके, ठीक है, यहाँ पे आपका वो होता है फाइनल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे आपने 153 सर्च करना है, 153। जब 153 सर्च करोगे तो उसका 10% डिडक्ट होता है, ठीक है ना। तो आपका जो 10% है आपका 153C में, ठीक है। ये वाली चीज आ रही है आपको नजर, 10%, यहाँ पे आपने उसको मेंशन करना, ठीक है। ठीक है सर। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ये वो होता है अपना ना, कुछ जो आपके डॉक्टर्स होते हैं जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने ऑफिस आवर्स के अलावा, उसी हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उस केस में ये सिनेरियो होते हैं, ठीक है। जब आप ऐसी कोई रिटर्न बनाओ, आपको मसला आए, मुझे एक वॉइस नोट भेजना, मैं आपको ये वाली चीज क्लियर भी करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ सर पे मुझे उनकी लगता है उनका काफी बड़ा मसला है, वो लोग सारे सैलरी में इंक्लूड करके तो वो उनसे ना जमा करा रहे होते हैं, और रेट भी उन्हें ज्यादा लग रहा है। नहीं नहीं, वो सैलरी में करवाने से कम लगता है, आपको पता है, ये आप चेक कीजिएगा, कम बनेगा। और वो गलत अच्छा। कर रहे हैं, ठीक है, कानूनी तौर पर गलत कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें कम भी टैक्स भी कम बनता है, ये सही बात है। वो तभी उधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। और जो टैक्स वाला है उनका, वो भी फारिग तरीन आदमी अगर वो ऐसे कर रहा है तो, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, ये चीजें होगी। अब मेरा ये ख्याल है कि हम लोग ना ये एक्सपेंसेस वाले को कल डिस्कस करें। अभी आप लोग के कोई क्वेश्चन है ना, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है। बजाय कि हम कुछ और चीज को आगे, ये कंप्लीट भी नहीं होगी, तो और डिस्कस करें हम इन चीजों को ना, दोबारा से एक दफा आप देख लें अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनता है। वरना हम एक जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं, आपका कोई भी सवाल है उसके मुताबिक। बताएं ये आगे बढ़ाऊं? सर वो जो शुरू में पूछ रहा था वही फिर बता रहे हैं।
तो यही वाला वो आपके सेक्शन 21 वाला। अच्छा वो नहीं, सेक्शन 21 तो डिटेल से करवाएंगे ना, उसको शॉर्ट ऐसे नहीं करवाना, अच्छा, जान नहीं छुड़वानी ना। ये जल्दी किस बात की है, मेरे से ज्यादा मुझे लगता है आप लोग को जल्दी है। क्या ख्याल है? अगर आपने कहा था कि पढ़ लो, फिर पढ़ लिया। अच्छा नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आपको आगे करवाता हूँ, ठीक है। मेरा ख्याल है कल कल का करवा देते हैं, ताकि आप लोग बल्कि कल पढ़ के आए। ये जो आपके एडमिन एक्सपेंसेस है ना, यहाँ पे आपके जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं ये वाले, ठीक है, इसके मतलब हर एक के मुतालिक ना, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि जो सेक्शन हमारे वो हैं, अल्लाह आपका भला करे, 18 से 36 तक, ऐसा क्यों ना करें कि आपको सेक्शन सारे कर दिए जाएं अलॉट, ठीक है। और अगली क्लास में हम पहला जो 30 मिनट है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन इन सेक्शन पे रखें, और वो सारे सेक्शन वही होंगे जो हमारे इन एक्सपेंसेस से रेलिवेंट होंगे। व्हाट डू यू सजेस्ट? समझ नहीं आई, मतलब कैसे वो अलॉट कर देंगे हम? अलॉट करने से मुराद ये है कि मैं आपको कहूँ कि आप लोगों ने वो वाले सेक्शन पढ़ के आने हैं, ठीक है। आप लोग ना उन सेक्शंस को पढ़ के आए, तो हम पहला जो आधा घंटा होगा ना, उस पे वो कंप्लीट इन डेप्थ मैं 1 बाय 1 सेक्शन आप लोग के साथ डिस्कस करूँ, आप उसमें से सवाल पूछें मुझसे, ठीक है। ताकि अभी मैं बढ़ा दूंगा जैसे आए बढ़ाया, लेकिन अगर आप पढ़ के आए होंगे तो और ज्यादा क्लियर होंगे आपको, क्योंकि एक हफ्ता हमने नहीं ना आना। बिल्कुल खामोशी हो गया, चलो ठीक है जी, हम इसको पोर्टल को डिस्कस करके जान छुड़वाते हैं जैसे आप छुड़वा रहे हैं। बिल्कुल खामोशी का समय, ऐसे जैसे मैंने कोई बहुत पहाड़ ढा दिया है। नहीं सर, आप बिल्कुल बजा फरमाने सर, 18 से लेकर 36 तक हम इसको पढ़ लेते हैं, और फर्स्ट 30 मिनट्स में हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन करके 30 फिर से आगे यार 40 भी चला गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये जब नहीं, वो जी आपने जी पढ़े ऐसा ही होंगे। है, आप बजा असल फरमाने। असल आप लॉ पे अगर अपनी गिरफ्त नहीं बनाते, मेरी बात सुने, मुझे यकीन करें कि मोटा मोटा बताने में एतराज कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप पढ़ के आएंगे ना, ये चीजें जो आपके साथ डिस्कस की हैं, अब जो बंदा प्रैक्टिस भी करता है ना, उसके साथ बैठ जाइएगा, उसको कहिएगा जी मुझे आप बताएं, ये वाली चीज बताएं। तो जिस बंदे ने प्रॉपर लॉ पढ़ा हुआ है वो तो जवाब देगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा, क्योंकि ये सिनेरियो टू सिनेरियो आप लॉ से क्वेश्चन निकालेंगे। अब देखो मैं कहूँगा रेंट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, रेट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, कन्वेंस है यहाँ पे आ जाएगा, यार ऐसे तो नहीं ना करवाना, ठीक है। आप प्रॉपर एक एक चीज को इधर लॉ से देखेंगे, ठीक है, फिर आप उसमें से मुझे पूछेंगे यार जो इरेलीवेंट चीजें होंगी, मैं आपको कहूँगा यार ये वाली चीज आप छोड़ दें, वरना ये वाली चीजें कर लें। चलो मैं आपको ऑर्डिनेंस से कुछ चीजें और करवा देता हूँ, छोड़े मैं आपको करवा ही देता हूँ, अगर आप लोग मुझ पर रिलाई करते हैं तो मुझे क्या है कि अगर आप लोग को नहीं है। अच्छा जी, सेक्शन 20 आपको बताएगा डिडक्शंस के बारे में, ठीक है, जो डिडक्शन आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हुए माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपके जो खर्चे जो भी हम जैसे मेंशन कर रहे थे, अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो खर्चे हैं कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताने लग गया, ठीक है। ये वाली चीजें आपको ऑर्डिनेंस से अभी हम बताते हैं, ठीक है, जो आपको मैं कह रहा था कि आप पढ़ के आएंगे तो आपको भी थोड़ा सा मौका मिलेगा कि अच्छा ये ऐसे है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, इस चीज को छोड़ दें। इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर अ टैक्स ईयर, यहाँ से असल बात है, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर सर वो एनी एक्सपेंशन। चेंज कर लेंगे प्लीज। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा जी, यहाँ पे उसने सेक्शन को स्टार्ट किया, ठीक है, उसने कहा कि आ डिडक्शन एक खर्चा आपको अलाउड होगा, ठीक है, शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा किया हो
इनकर्ड बाय अ पर्सन, जो पर्सन ने किया, और पर्सन से क्या मुराद आपको पता है, इन दैट ईयर, ओनली एंड एक्सक्लूसिवली, ये अहम चीज है। अगर आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस को अर्न करने के लिए कोई खर्चा किया है तो वो आप माइनस कर सकते हैं किस हेड में, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में, ठीक है। अगली बात कहता है वेयर एनिमल्स, ये वाली चीज आपके रेलिवेंट नहीं है, मैं चवल से मारी हुई है, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये उसने ऐसे ही लिखा हुआ है। जो कि कुछ बिजनेस होते हैं जिनमें कुछ जानवर वगैरह यूज होते हैं, तो कहता है उसमें से कोई जानवर परमानेंटली बेकार हो गया, या वो जानवर मजीद अब उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो जानवर मर गया, तो उस पर जितनी कॉस्ट आएगी वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस का खर्चा बन जाएगा, ठीक है। Subject to this ordinance where the expenditure refer to in subsection 1, ये इधर आ गया। Incurred in acquiring a depreciable asset, कहता है अगर आपने कोई खर्चा ऐसा किया, ठीक है, जो कौन सा था, जिससे आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट एक्वायर किया। डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन क्या है वो अलग लिखी हुई है, ठीक है। कहते हैं अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट एक्वायर किया या इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया, आसान अल्फाज में ये याद रख लें, डेप्रिशिएबल एसेट ये होता है जो 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा, या इंटेंजिबल भी वो एसेट होता है जो 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा। अगर 1 साल के लिए इस्तेमाल होगा फिर तो सीधा सीधा एक्सपेंस है, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होगा, उसके लिए कहता है जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, यानी कि आपने कोई चीज खरीदी जो 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हो सकती है, या आपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चे कर दिए, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। वो क्या होता है, बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए हम बड़े बड़े डिस्काउंट देते हैं, बड़ी बड़ी मार्केटिंग करते हैं, ये कहता है वो कर दिए, मस्ट बी डेप्रिशिएट, उनको आप डेप्रिशिएट करना। डेप्रिशिएट करने से क्या मुराद होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने 3 लाख दिया जूम का, 4 साल के लिए दिया, ठीक है, 4 साल पे डिवाइड करके 75,000 हर साल पे लिखना है, ये 75,000 की वैल्यू है, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। कहता है डेप्रिशिएट करना या फिर अमोर्टाइज करना। डेप्रिशिएट किस कौन से होंगे एसेट्स जो डेप्रिशिएबल हैं, अगर वो इंटेंजिबल हुए तो फिर क्या होंगे, अमोर्टाइज होंगे, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 22, 23 एंड 24, कहता है किस तरह से करना, सेक्शन 22, 23, 24 एंड 25 को पढ़ना और उनको इस तरह से डेप्रिशिएट करना, ठीक है। कहता है कि अगर वो ऐसे एसेट्स हों जो आपके 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होते हों, ठीक है, तो आपने उनको डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज करना होगा, ठीक है। एग्रीड? अच्छा जी, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा, जहाँ पे ये वर्ड सब्जेक्ट टू बार बार कहता है ना, कहता है कानून में अगर कोई कहीं और बात लिखी हुई तो उसको भी ज़हन में रखना है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस का मतलब होता है इस ऑर्डिनेंस को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि कहीं पे कोई और बात लिखी हुई हो सकती है, उसको भी ज़हन में रखना। वेयर एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय एन अमालगमेटेड कंपनी ऑन लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, ये वाली चीज भी एडवांस लेवल की अजीब सी चीज है, आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, इस चीज को भी रहने दीजिए, ठीक है। इस तरह से कुछ आपको चीजें मिलेंगी, वो आपने रहने देनी है, वरना सेक्शन 21, ये सेक्शन कोई भी बंदा अगर छोड़ के आया तो वो क्लास लेने ही ना आए मेरी तरफ से, ठीक है। सेक्शन 21 आप लोग लाजमी पढ़ के आएंगे, और जो बंदा पढ़ के ना आए वो क्लास लेने ही ना आए मेरी तरफ, क्योंकि ये इतना अहम सेक्शन है, इतना अहम सेक्शन है, यू कांट इमेजिन कि ये प्रैक्टिकली आपने कितना इसको फेस करना है। काफी लंबा चौड़ा सेक्शन है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन है, ये बाकी सेक्शन है, लेकिन ये सेक्शन फर्स्ट आप जो लाजमी पढ़ के आएंगे, बाकी पढ़ के आए बहुत अच्छी बात है, आपका नॉलेज लेवल बहुत इनहांस होगा, लेकिन ये तो आप पढ़े बगैर आपने आना ही नहीं है, ठीक है। सर इस पे एडवांस टैक्स की बात करता है, वो एडवांस टैक्स विद होल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं वर्ड, या किसी और चीज के लिए यूज करते हैं? एडवांस टैक्स विद होल्डिंग भी होती हैं, वो भी एडवांस टैक्स में आती हैं, और समटाइम्स सेक्शन 147 का भी एडवांस टैक्स होता है, ठीक है। कहाँ पे एडवांस टैक्स की आप बात कर रहे हैं, जो मीनिंग है मैंने बताया, कहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं मेरे भाई? सर ये चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 की बातें शुरू कर देता है, क्लॉज बी के बाद सेक्शन 21 की। अच्छा, सेक्शन 21 के आगे क्लॉज क्लॉज बी। 1 की भी ऐसे ही? जी सर। अच्छा, तो मेरे भाई एक अल्लाह आपको हिम्मत और तौफीक दे, व्हाई नॉट यू डू दिस के चैप्टर 10 को जाके खोल लें, उसका आगे पार्ट 4 खोल लें, उसकी डिवीजन 3 खोल लें, ठीक है। क्यों नहीं आप ऐसा करते?
उसको खोलेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा किन टैक्सेस की बात कर रहे हैं। सर वो थोड़ा सा देखा था लेकिन वो फिर भी पूछ रहा। अच्छा, देखा था। अभी हम अगली क्लास में भी खोल लेंगे, अभी मैं आपको खोल देता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एफर्ट किया करना मेरे भाई, ऐसे तो नहीं होता ना। अच्छा जी, किधर ये आपका चैप्टर हमने खोल लिया जी। चैप्टर 10 खोल लिया। उसका आगे उसने कौन सी डिवीजन कही थी? पार्ट उसका 5 उसने कहा था, उसकी डिवीजन कौन 5 सी? और 3 डिवीजन 3। अच्छा, कर लेते हैं। ये आप ना खोल के ना मतलब एक दफा पढ़ के आइएगा, देन आई शैल एक्सप्लेन यू, ठीक है। इसका पार्ट 2 आ गया, ये सारी चीजें मैं ना ढूंढ के ना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ये बेसिकली ना मुझे पता है, अपेरेंटली मुझे पता है, लेकिन मैं आपको क्यों नहीं बता रहा, उसकी वजह ये मैं चाहता हूँ खुद आप इस इन चीजों को ट्रेसिंग करें इनकी, आपको पता हो कि ट्रेस कैसे करते हैं इन चीजों को। क्योंकि असल अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर इस क्लास में आने का फायदा भी नहीं है। आपने ये चीज सीखनी है कि मैंने इस चीज को ढूंढना कैसे है, ठीक है। अभी आपके सामने ढूंढ लें, ठीक है, लेकिन कैसे हम ढूंढ रहे हैं ये आपको पता है। ऐसे आप ढूंढें, फिर आप पढ़ेंगे यार ये वाली चीज ऐसे क्यों लिखी हुई है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, ठीक है सर। ये आप लाजमी तौर पे पढ़ के आएंगे जी। बाकी लोग बताएं, ये सेक्शन आप लाजमी तौर पे इन एनी केस पढ़ के आएंगे, ठीक है। सिर्फ ये पोर्टल से क्लियर करवाना मेरे लिए मसला नहीं है मेरे भाई। चलें, लाजमी तौर पे अगले क्लास में मैं स्टार्ट ही आप लोगों से 1 बाय 1 पूछूंगा, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप लोग का, आपने टाइम दिया मुझे। और राइट आप सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, आप पढ़ के आए। इतनी इंशाल्लाह। पढ़ाई करते हैं आप लोग, मैं पता नहीं कैसे आसान आपका उतारूंगा। थैंक यू थैंक जी। यू सो मच। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।